नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार AK प्रियदर्शी एजुकेशनल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं सब? आशा करते अच्छे होंगे। हमने पंचवर्षीय योजना के बारे में पूर्व की कक्षा में बात कर रहे थे, जिसमें तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 66 तक की थी। उस दौरान देश की प्रगति कैसी रही, या उस योजना का क्या सरकार को लाभ हुआ, या उस योजना से सरकार की सफलता मिली या असफलता, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो साथियों, उसके साथ साथ हम बात कर रहे थे 1966 में ये जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, असफल होने के दौरान सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया और उसके बाद सरकार ने 3 वार्षिक योजना शुरू की। इसके तहत हर वर्ष योजना बनाई जाती थी विकास के लिए, अर्थात 1966 से 67, 1967 से 68, 68 से 69 तक ये योजना लागू की गई। उसी योजना के दौरान हमने बात की थी पूर्व की कक्षा में हरित क्रांति के बारे में, हमने विस्तार से बात की थी। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में होती है। हरित क्रांति 1966 और 67 में भारत में MS स्वामीनाथन द्वारा इसको लागू किया गया और ये इनको जनक भी कहा जाता है। इसके द्वारा भारत में गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई इस क्रांति के द्वारा। तो ये एक हमारे लिए महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि हमारे तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 विश्व युद्ध अर्थात 2 युद्ध झेलना पड़ा, जिसमें भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध। उसके दौरान भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, भारत में गरीबी के स्तर में वृद्धि हुई, भुखमरी की स्थिति में बढ़ोतरी हुई। उस दौरान यह भारत में हरित क्रांति को शुरुआत की गई 1966 और 67। यह 10 वर्षों में अगले 1966-67 से 1976-77 तक इस योजना ने भारत में कम से कम गरीबी के स्तर को कम किया। इस योजना काफ़ी सफल हुई और अनाज के उत्पादन में भारत लगभग विश्व के देशों में अग्रणी हो गया इस तृतीय वार्षिक योजना में। उसके बाद हम बात करेंगे आज, उसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना, जो वर्ष 1969 से 74 तक शुरू की गई थी। पंचवर्षीय योजना जिसमें हम बात करेंगे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल साथियों रहा 1969 से लेकर 1974 तक। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान एक महत्वपूर्ण बात रही है, जो 14 जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसमें 14 बैंकों का, यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन रहा है देश की अर्थव्यवस्था में 1969 में, कि सरकार द्वारा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण के दौरान भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण के वृद्धि से विकास के नए आयाम स्थापित होने शुरू हुए थे। यह एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो इसके बारे में हम बता रहे थे, कि जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या हुई थी, यह 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। महत्वपूर्ण फैक्ट है जो परीक्षा के लिहाज से पूछे जा सकते हैं और इसको जानना जरूरी भी है। उस दौरान यह योजना के बारे में बता दें, इसका उद्देश्य जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी, उसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजना थी, उसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। यह सरकार द्वारा लक्ष्य रखा गया चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान। साथियों, और भी इस महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसी योजना के दौरान ही सूखा प्रवण कार्यक्रम 1973 से 74 के मध्य शुरू की गई थी। सूखा प्रवण कार्यक्रम अगर पूछा जाए कि कब शुरू की गई थी, तो 1973 से 74 के मध्य शुरू की गई थी। एक और भी महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसके बारे में बात करते हैं, परिवार नियोजन।
की शुरुआत परिवार नियोजन की शुरुआत पूछा जाए कब किया गया था, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान 1974 में परिवार नियोजन की शुरुआत की गई थी। यह कुछ महत्वपूर्ण घटना रही जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान रही, जो आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण भी थे, साथ साथ हमारे परीक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। साथियों आगे बात करते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 1979 तक था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 1979 तक था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना पाँचवीं पंचवर्षीय योजना था जिसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। साथियों पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। यह पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान था। इस योजना द्वारा कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसके महत्व एक और था कि इस योजना के दौरान ही आपातकाल लागू हुआ। 25 जून 1975 को आपातकाल एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, अगर पूछा जा सकता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू किया गया था। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसी वर्ष 1975 में ही 2 अक्टूबर 1975 में ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। जो 1975 का वर्ष था उस दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी नरसिम्हन की समिति की सिफारिश पर। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पूछा भी जाएगा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी और की गई थी कौन सा वर्ष था। वर्ष 1975 में। ये कोई बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। 1978 में जो शुरू की गई थी काम के बदले अनाज योजना। यह 1978 में एक शुरू की गई थी काम के बदले अनाज योजना। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसके बारे में डिस्कस कर लेते। साथियों मैं बता दूं जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी उस दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं घटी कि सरकार जो थी वर्तमान में कांग्रेस सरकार गिर जाती है और जनता सरकार आती है और इस योजना को बंद कर देती है 1978 में। 1978 में इस पंचवर्षीय योजना को बंद कर देती है और वह रोलिंग प्लान लाती है। रोलिंग प्लान अर्थात अनवरत योजना। सरकार ने बदलती है और जनता की सरकार आती है, जनता पार्टी की, तो यह पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके उस जगह पे अनवरत योजना अर्थात रोलिंग प्लान लाती है 2 वर्ष के लिए 1978 से 1980 तक। इस योजना के दौरान एक महत्वपूर्ण बात ये रही है कि 1979 में ट्राइसेम की स्थापना
ट्राइसेम की स्थापना की गई, अर्थात ग्रामीण युवा स्वरोजगार कार्यक्रम। नॉर्थ योजना के दौरान ग्रामीण युवा स्वरोजगार कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। यह परीक्षा में पूछा जाता है कि ट्राइसेम की स्थापना कब की गई थी, तो 1979 में। ग्रामीण युवा स्वरोजगार कार्यक्रम ये पूछा जा चुका है कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में, खासतौर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ये पूछा जा चुका है। तो यह कुछ पंचवर्षीय योजना और अनवरत योजना के बारे में डिस्कस किया हूँ। और आगे हम एक महत्वपूर्ण फैक्ट बता देते हैं आगे बढ़ने से पहले। सरकार द्वारा देश में अवमूल्यन के बारे में बात कर लेते हैं, जो लागू की गई थी 2 से 3 बार, 4 बार। तो एक कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो इसके बारे में पूछा जा सकता है। अवमूल्यन, 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 अवमूल्यन क्या होता है? अवमूल्यन सरकार द्वारा एक निश्चित विनिमय दर पर निर्धारित कर दिया जाता है देश की मुद्रा को, तो उसे अवमूल्यन कहा जाता है। अवमूल्यन से तात्पर्य यही होता है कि सरकार जानबूझकर रुपए की कीमत को कम कर देती है। अर्थात हम बता दें, अवमूल्यन अगर पूछा जाए कितनी बार किया गया, तो 4 बार, 4 बार। और कब किया गया? 1949, 1966, 1991, 1992। 4 बार अवमूल्यन सरकार द्वारा किया गया। अवमूल्यन करने के पीछे सरकार का यही उद्देश्य रहता है कि देश में आयात को घटाना, निर्यात को बढ़ाना। निर्यात निवेश को सरकार बढ़ाने के उद्देश्य से अवमूल्यन करती है, अर्थात मुद्रा के मूल्य को जानबूझकर घटाती है डॉलर की तुलना में। अर्थात मैं बता दें कि 1966 में सरकार द्वारा मुद्रा की कीमत को 36% घटा दिया गया, 36.5% घटाया गया डॉलर की तुलना में, डॉलर की तुलना में। 1966 में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि देश में 1965 के बाद भारी सूखा पड़ने के बाद देश में गरीबी की स्थिति में वृद्धि हुई थी और निवेश को बढ़ाना उद्देश्य सरकार चाह रही थी। इस उद्देश्य से अवमूल्यन किया था और रुपए को 36.5% तक घटा के किया था। अर्थात हम कह दें, अगर $1 बराबर 30 रुपये है, तो अगर हम 30% रुपये की कीमत को गिरा देते हैं तो $1 बराबर 40 रुपये हो जाना। अर्थात रुपये की कीमत को गिरा देना अवमूल्यन कहा जाता है। सरकार द्वारा वर्ष 1966 में की गई थी, जिसमें भारी गरीबी की स्थिति से निपटने के लिए निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। तो ये अवमूल्यन है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसके बारे में बात किया है। यह प्रतियोगी परीक्षा में 100% पूछा जाता है कि अवमूल्यन क्या होता है और अवमूल्यन सरकार द्वारा कब किया गया और क्यों किया गया और इसका उद्देश्य क्या है। तो इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। आगे कक्षाओं में हम आगे का पंचवर्षीय योजना के बारे में कंटिन्यू करेंगे। 6ठी पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अर्थात आज इतने ही रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।